Hello everybody, welcome to Olympiad Corner and welcome to an academy. I'm your educator Priyanka and let's begin with a bit of chemistry for NACJS. So today we are going to begin with another chapter, that's acid, bases and salts. Class 10th का ये chapter, second chapter acid, bases and salts. इसके अंदर हम पूरी class 10th related बात करेंगे जो कि NACJS का prescribed syllabus है. फर्स्ट चैप्टर हमने मैटर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ ही कवर कर लिया था, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. उसको मैंने पूरा वहीं पढ़ा दिया था एक ही वन ही गो में, राइट, क्योंकि वो वहां रिक्वायर्ड था. सो सेकंड चैप्टर इज बीइंग प्रीमियर्ड हियर सेपरेटली, राइट. चलिए बिगिन करते हैं. तो आज हम यहाँ पे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं. सो आप यहाँ पे देखिए एसिड्स की ना, एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने की बहुत सारी थ्योरीज हैं, राइट, जिनमें से मेजरली हमें 3 थ्योरीज पढ़नी है. तो क्लास 10th में जो है वो ओनली फर्स्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है, दैट इज द आर्हीनियस थ्योरी. ठीक है. एसिड्स एंड बेसिस ये आप बहुत बचपन से बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी का एक्सटेंशन है, उसी के कुछ कंपाउंड्स हैं जो हम यूज करते हैं और उसी के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे. चलिए बिगिन करते हैं. एसिड्स. अब ये डेफिनेशन एसिड्स की आप किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन एसिड्स की आप आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. ठीक है. मैंने आपसे कहा कई तरीके से एसिड्स को डिफाइन किया गया. इन जनरल जब हम एसिड्स को डिफाइन करते हैं तो एसिड्स हम बचपन से जानते हैं क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, करेक्ट, जो H+ आयन दे उन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं, राइट. तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स थे जिनको H+ आयन, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस थे जिन जो H+ आयन रिलीज नहीं करते थे फिर भी एसिडिक नेचर शो करते थे, तो उनके लिए दूसरी थ्योरी आई. और उसके बाद फिर ऐसे जो दूसरी थ्योरी आई उसने बहुत सारे एसिड्स को एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बच गए थे जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर शो कर रहे थे, लेकिन उस सेकेंड थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए तीसरी थ्योरी आई. सो इन जनरल तो हम जनरलाइज करते गए इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन शुरुआत वहीं से होगी, कहाँ से, बिल्कुल बेसिक से, जो सबसे पहली और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है एसिड्स एंड बेसिस की, राइट. चलिए बिगिन करते हैं. एसिड्स क्या होते हैं. एसिड्स अब किसके थ्रू हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि हमें उस साइंटिस्ट का नाम लेना जरूरी है क्योंकि उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स ये होते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस acids are those substances which when dissolved in water release H+ आयन. तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं, एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करें तब वो H+ आयन रिलीज करें. सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज H+ आयन. देखिए आर्हीनियस का नाम मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी थ्योरीज अलग अलग हैं. तो आप किसके अकॉर्डिंग एसिड ऐसे डिफाइन करें, किसी और थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है लोन पेयर एक्सेप्टर हो, किसी और थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है प्रोटॉन डोनर हो, राइट. तो आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे किसके अकॉर्डिंग बात की गई है, राइट. चलिए एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच when dissolved in water release H+ आयन, यानी कि ये थ्योरी जो है ये वाटर के अंदर ही एसिड्स को एक्सप्लेन कर रही है. सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं बहुत सारे एसिड्स HCl, H2SO4, 4HNO3 एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे एसिड्स आप जानते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl ये एक एसिड है, ठीक है, ये बेसिकली एक गैस है. इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये H+ एक्वस देता है और Cl- एक्वस देता है, करेक्ट, राइट. यही कह रहे हैं. अब इस H+ आयन को आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
इसको आप H3O प्लस भी कह के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर या तो देखिए आपको क्या लिखना चाहिए, या तो आपको H प्लस एक्वस लिखना चाहिए या फिर आपको H3O प्लस लिखना चाहिए। H प्लस आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। H प्लस आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको वाटर की जरूरत है। और ये थ्योरी कहती है कि H प्लस आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और उसके लिए वो वाटर का सहारा लेता है और यहां से वाटर के थ्रू रिलीज हो जाता है, राइट और ये इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बना के एग्जिस्ट करता है। चलिए हम साइड में देख लेते हैं एक बार हाइड्रोनियम आयन होता क्या है। ऑक्सीजन और उसके साथ अटैच्ड ये दो हाइड्रोजन बना रहे हैं वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके साथ अटैच्ड ये दो हाइड्रोजन बनाते हैं वाटर। ये स्ट्रक्चर आप वाटर का जानते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे अगर हमें हाइड्रोजन दिख रहा है तो हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हो गए हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। अब बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सो इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अभी भी प्रेजेंट हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर कहा मैंने, आप सोच रहे होंगे 4 हैं, मैं कह रही हूँ यहाँ लोन पेयर यानी कि 2 पेयर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। अब एक भटकता हुआ हाइड्रोजन आयन इसके पास आता है जब, तब क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्टेट जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेबल है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है तो ये H प्लस जो है उसके पास खींचा चला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन थोड़ा दान धर्म करता है और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनमें से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करता है कंप्लीटली और उसके बाद फिर उससे शेयरिंग करता है और इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां यूटिलाइज हो गया और ये जो H प्लस का चार्ज था, ये पूरा चार्ज जो है अब ये हाइड्रोजन आयन जो था वो इस वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो गया और यहाँ पे जो H प्लस का पूरा चार्ज था ये पूरे मॉलिक्यूल पे आ गया। इस पूरे मॉलिक्यूल ने इस H प्लस के चार्ज को शेयर कर लिया, तो ये कहलाया H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पहले भी बताया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर से किधर की तरफ डायरेक्ट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर डोनर से लोन पेयर एक्सेप्टर की तरफ डायरेक्ट होता है, ऑक्सीजन से पॉइंट कर रहा है हाइड्रोजन आयन की तरफ। और अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज आ गया है H प्लस और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि HCl जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सिर्फ वाटर ही क्यों चाहिए, वाटर की एब्सेंस में ये HCl गैस जो है वो आयोनाइज क्यों नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो ये मॉलिक्यूल है ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसके अंदर HCl गैस के नाम से हम जानते हैं इसे, राइट। अब ये जो गैस है इसके अंदर आप दोनों कंबाइनिंग एटम्स अगर देखें तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत ज्यादा। और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बिल्कुल सेंटर में यहां कहीं होना चाहिए, अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये कहीं यहां कहीं सेंटर में होना चाहिए। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो खिंच के क्लोरीन की तरफ चला जाता है, जो यहां सेंटर में होना चाहिए था वो खिंच के कहां चला जाता है, इस तरफ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ बढ़ जाती है तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, राइट। हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये मॉलिक्यूल जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल बन गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक तरफ शिफ्ट हो गई है,
ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मैंने यहाँ डेल्टा साइन लगाया है जिसका मतलब है कि पार्शियल, ये साइन डेल्टा कहलाता है और इसको हम कह रहे हैं पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब मैं इसे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्यों कह रही हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये अभी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करा रहा है, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड बढ़ गई है तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन चुका है, राइट। इसमें पोल्स बन चुके हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, और ये पोलैरिटी जो है वो पार्शियल पोलैरिटी है, राइट। अब यहाँ पे आता है वाटर का खेल। ये मॉलिक्यूल तो ऐसा ही है, ये मॉलिक्यूल तो ऐसा ही है, राइट। लेकिन जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, अब आप एक बार वाटर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। वाटर के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप देखें, वाटर, क्या आपको यहां पर भी ऐसा ही नहीं दिखता? ऑक्सीजन अगेन पार्शियल, यहां पे ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी और इस वजह से आप देखेंगे हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो खिंच के ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ पुल कर लेती है। तो अगर हम देखें यहां पर भी पोलैरिटी डेवलप्ड है। सो वाटर को इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसके पास भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल है, ठीक है। सो ये भी पोलर और ये भी पोलर, ये भी पोलर और ये भी पोलर, वाटर भी पोलर और HCl गैस भी पोलर, ठीक है। HCl गैस कहा मैंने, राइट। सो यहाँ पे वाटर क्योंकि पोलर है, सो इट इज गोइंग टू डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस व्हिच इज लाइक इन नेचर। हमने सुना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। अगर नहीं सुना है तो स्टेटमेंट को दिमाग में बसा लीजिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को, सिमिलर नेचर की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो कि खुद पोलर नेचर की है, दूसरे पोलर नेचर के सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कैसे? अब आप देखिए कि ये जो वाटर है ये खुद भी पोलर है नेचर में, तो मैं इस वाटर को इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी कि मैंने इसके इस तरह से पोल्स बना दिए कि वाटर का मॉलिक्यूल है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ। जैसे ही ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल, ये इसका पार्शियल पॉजिटिव और ये इसका पार्शियल नेगेटिव, राइट। जैसे ही ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड के पास आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगी, बताइए क्या होगा, कैसे ओरिएंटेशन हो जाएगा? ये जो पॉजिटिव एंड है इसके पास वाटर का नेगेटिव एंड चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब इस पॉजिटिव पोल को वाटर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि उसका नेगेटिव पोल यानी कि ऑक्सीजन वाला एंड हाइड्रोजन के पास चला जाए, और क्लोरीन के पास जो है वाटर का पॉजिटिव एंड चला जाएगा यानी कि हाइड्रोजन वाला एंड चला जाएगा, ठीक है। सो पोलैरिटी पहले से थी, दुश्मनी उनमें पहले से थी, लेकिन दोस्ती का एक हल्का सा थ्रेड बना हुआ था, राइट। और जैसे ही वाटर ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा और क्लोरीन को अपनी तरफ खींचा, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचा, क्या हुआ, यहां पड़ गई दोस्ती में दरार। क्या हो गया? यहां पड़ गई दोस्ती में दरार। ये हाइड्रोजन एक तरफ और ये क्लोराइड आयन एक तरफ, ठीक है। सो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? ये ट्रांसफॉर्म हो गए H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। सो हाइड्रोजन आयन को सब तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया, ऑक्सीजन की साइड से
और क्लोराइड आयन को सब तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया हाइड्रोजन वाली साइड से, ताकि ये दोनों आपस में ना चिपक जाएं वापस से, क्योंकि H+ और Cl- बन गया, वापस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकते नहीं आए, क्यों? क्योंकि उनको सब तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया है। ठीक है, सो यहां पे ये बन गया H3O+, तो इसको आप लिखेंगे H+ एक्वस और H3O+, क्या लिखेंगे आप इसे? H3O+ या फिर H+ एक्वस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसीलिए आपने क्लास 9 के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कंपाउंड while हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मिक्सचर। ठीक है, अब यही बात आपको यहां से समझ में आनी थी। इस तरीके का कभी आप कोई स्टेटमेंट देखें तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड अगर गैस लिखी है तो वो एक प्योर सब्सटेंस है, वो एक एलिमेंट है, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है यानी कि उसके आगे एक्वस लिखा है, तो वो एक मिक्सचर है। इस बात में थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें जहां से चीजें ट्रिकी हो जाती हैं, सिंपल है बट ट्रिकी हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, एसिड्स के क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, देखिए एसिड्स की सारी जनरल प्रॉपर्टीज तो आप जानते हैं, सार होते हैं, लिटमस पे कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सब जो चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तो आपको पता होनी ही है। यहाँ पे मैं वो चीजें बता रही हूँ जो आपको एडिशनली क्लास 10 के हिसाब से पता होनी चाहिए। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के हिसाब से अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करें, तो एसिड्स को सोर्स के हिसाब से दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन कहता है इसको इनऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरा टाइप है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, सोर्स के हिसाब से एसिड्स या तो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनका जो सोर्स है वो रॉक्स एंड मिनरल्स है। रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कि कुछ ऐसे स्टोन्स हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिनको जब हमने पानी में डाला तो उन्होंने एसिड बना लिया। ठीक है, उनमें से नेगेटिव आयंस ऐसे निकले, क्लोराइड आयन निकला जिसने वाटर से H+ लिया और एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। राइट, सो ऐसे रॉक्स एंड मिनरल्स जो पानी में डिसॉल्व करने पर एसिड्स बना दें तो हम कहेंगे कि ऐसे एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्लोराइड सॉल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे सल्फेट सॉल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, ये सारे सॉल्ट्स हमको मिलते हैं। सो इन्हीं से मिलने वाले एसिड्स कौन कौन से, मैंने क्या नाम लिया आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, फिर मैंने आपसे कहा H3PO4, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एटसेट्रा। राइट, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? पहले तो आप समझिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली रटने वाली बात नहीं बता रही हूँ, कंसेप्चुअल बात बता रही हूँ। तो मैं आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक अलग बताऊं और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अलग बताऊं, एक ही बात चलेगी। चलिए, सो ऑर्गेनिक, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसे क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे होते तो हम कहते हैं जिनका सोर्स जो है प्लांट्स या एनिमल्स हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। राइट, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का सोर्स नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है। तो वो क्या बात हुई है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पहले तो समझिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जैसे आपने मीथेन का नाम सुना है जिसको हम बायोगैस या मार्श गैस कहते हैं। ठीक है, राइट, तो आपने मीथेन का नाम सुना है। इसी तरह आपने ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब का नाम भी सुना है। ब्यूटेन वो जो आप LPG में घर में इस्तेमाल करते हैं। राइट, सो ये सब कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या कहा मैंने? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बस कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा कुछ भी और नहीं। देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करते हैं, जैसे मीथेन, दिस इज मीथेन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड्स अगर हाइड्रोजन से बने हैं तो ये एक कंपाउंड है जिसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे हम इसे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन में से कुछ हाइड्रोजन हटा दी जाए और उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट
दूसरा कौन सा, दो तो यहाँ ऑलरेडी है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट लगा दिया जाए तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन्स हटा के इनकी जगह मैं यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दूं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा मैंने कोई और एलिमेंट लगा दिया, तो ये बन गया है अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बन गया है अब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करूंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन से बनाए गए हो, डिराइव किए गए हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बनाए गए हो या डिराइव किए गए हो या उनसे बनते हो। करेक्ट। तो एसिड, अब एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर CO ऐसे ही डिराइव करने पर अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर लग जाए और इसके साथ यहां पर एक OH ग्रुप लग जाए, तो ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर एसिड का ग्रुप होता है COOH ग्रुप, COOH ग्रुप। राइट, क्या होता है, COOH, C डबल बॉन्ड O और एक OH लगा हो तो ये ग्रुप एसिड का ग्रुप होता है। और इसको भी हाइड्रोजन हटा हटा के मैंने यहाँ पे बनाया है आपके सामने। ठीक है, सो इसको क्या कहेंगे हम, इसका नाम है मीथेनोइक एसिड, इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। अभी आप घबराइएगा मैं तो हम नाम कैसे दें, अभी आपको नाम पे नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने कि कौन कौन से एसिड है और उनका फॉर्मूला याद रखना है। या हम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, नाम सुना होगा आपने ये वाला फॉर्मिक एसिड, दिस इज द कॉमन नेम। ये नाम आपने सुना होगा जब चींटी काटती है, मच्छर काटता है, राइट, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर बी मधुमक्खी जब आपके एक इंजेक्शन लगा देती है कभी कभी, राइट, सो ये कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। राइट, इसका नाम ही डिराइव हुआ है एंड्स से, एंड्स को लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका, तो फॉर्मिका से मिलने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, दैट इज मीथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका IUPAC नेम है, ये इसका केमिस्ट्री में आप IUPAC कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप IUPAC नेम है मीथेनोइक एसिड, एंड कॉमन नेम जो है, जो कॉमन पीपल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि लैटिन में एंड्स को फॉर्मिका कहते हैं, तो फॉर्मिका से मिलने वाला एसिड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिका से यानी कि एंड्स से मिलने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनोइक एसिड। अब ये पूरी कहानी सुनाने का क्या पर्पस था, पूरी कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि आप पहले बहुत एंशिएंट टाइम में ऐसा कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिले। तो मैं आपको इतनी एंशिएंट पुरानी डेफिनेशन तो अभी दे सकती हूँ, लेकिन आपको सही बात पता होनी चाहिए कि अब ये डेवलपमेंट्स हो गए हैं जो आप कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में ये कहानी फिर से सुनेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव हो मिलते हो, राइट, या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो कहीं आपको अगर ऐसा लिखा मिले क्वेश्चन पेपर में तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्लांट्स, मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा, मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आप उस बात को पूरा ढंग से समझिए। और क्योंकि वो NSE-JS का पेपर है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो यही डेफिनेशन देगा या कौन सी डेफिनेशन देगा, इसलिए आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। राइट, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, और मैं यहाँ डेफिनेशन तो आपके सामने, डेफिनेशन तो क्या मतलब क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने वही लिखूंगी यहाँ पे। राइट, हाँ जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि डिराइव हों कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से, जिनका सोर्स आप कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स हो, या आप इसको लिख दीजिए, मैं यहाँ बात कंप्लीट कर देती हूँ, मन नहीं मान रहा, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल, अब आप देखिएगा ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप, एसिड वाला ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो एसिड की प्रॉपर्टीज बताए, ऐसा ग्रुप जो उसका फंक्शन डिसाइड करे, ऐसा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एसिड को डिनोट करने वाला ग्रुप होता है COOH। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक OH ग्रुप। सो हियर ऑलवेज रिमेंबर, जैसे HCOO
H, ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसको ऐसे लिखेंगे। देन CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, वही जो आपको विनेगर में मिलता है, ठीक है। तीसरा है ऑक्सैलिक एसिड, मतलब मैंने आपको सिर्फ कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे, सारे नहीं लिख सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड वही जो आपको स्पिनच में मिलता है, ठीक है। तो 3 नाम मैंने, बिल्कुल नए हैं ये सब्सटेंसेस, तो मैंने आपके सामने उनके नाम और फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप इनको कैसे। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड का क्या मतलब है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। 2 कार्बन आपस में कनेक्टेड है और दोनों पे ही COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम ऐसे होल ट्वाइस करके लिख देते हैं। तो आपके सामने वो लिखा है होल ट्वाइस, तो इसका मतलब है ऑक्सैलिक एसिड है, और ऐसा लिखा है तो भी ऑक्सैलिक एसिड है। दोनों में आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, आपने ये पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको इसमें इतना डिटेल में बता रही हूँ। चलिए अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, या पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से एसिड्स या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं या फिर डाइल्यूट हो सकते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं या फिर डाइल्यूट हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और पानी कम हो। जैसे कि आप घर में कोई सा भी शरबत का इस्तेमाल करते हैं, राइट, आपके घर में बहुत सारे स्क्वॉशेस होते हैं, तो उन स्क्वॉशेस में आप क्या करते हैं, आप पानी मिला के यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप रूह अफ़ज़ा यूज करते हैं, या आपने कोई रसना नींबू पानी यूज करते हैं, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेट डालते हैं और उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। सो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, एसिड ज्यादा, मोर एसिड लेस वाटर, मोर एसिड लेस वाटर। डाइल्यूट एसिड क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक जानते हैं, राइट, मोर वाटर लेस एसिड, मोर वाटर लेस एसिड, ठीक है। पानी की क्वांटिटी ज्यादा और एसिड की क्वांटिटी बहुत कम, राइट, सो दैट इज अ डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर एसिड्स को क्लासिफाई करें तो ये 2 तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। एसिड्स या तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं या फिर वीक एसिड्स हो सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसके हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जब आप उन्हें पानी में डालें तो वो 100% आयोनाइज हो जाएं, 100% आयोनाइजेशन, 100% ionization. What are strong acids? Strong acids are those acids which ionize completely, which show 100% ionization. अब इस बात का क्या मतलब है, आपने एक लाइन में स्टेटमेंट तो कह दिया, मगर इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनका आपने, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ HCl के, मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए और उनको पानी में डाला, ठीक है, मान लीजिए। तो जब मैंने उनको पानी में डाला तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स H+ आयन और Cl- आयन में टूट गए। तो मैंने कहा कि मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे और 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ने मुझे H+ आयन दे दिया, यानी कि 10 के 10 मॉलिक्यूल पूरी तरह से आयोनाइज हो गए, टूट गए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना लिया है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, जितना भी एसिड आपने लिया है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, दैट इज 100% आयोनाइजेशन एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ऐसे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, ठीक है। सो एग्जांपल में पहला एग्जांपल तो आपके आ जाएगा यही HCl, एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो वीक एसिड क्या होंगे, विच शो पार्शियल आयोनाइजेशन, विच शो पार्शियल आयोनाइजेशन। वीक एसिड्स क्या होंगे, विच शो पार्शियल आयोनाइजेशन। अब इस बात का क्या मतलब है, चलिए पहले एग्जांपल लिख देती हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि फॉर्मिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक्स आपको आने बहुत जरूरी हैं, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन पे बेस्ड बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका एप्लीकेशन आगे जाके है,
ठीक है, आपसे एग्जैक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है। अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, राइट। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, या स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल किया या अल्कली इस्तेमाल किया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। सो ऐसे आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब इसी पे बेस्ड है सब चीजें, इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। तो ये टॉपिक आपको 100% क्लियर होना चाहिए और ये सबसे जरूरी टॉपिक हो जाता है। चलिए, पार्शियल आयनाइजेशन, जैसे कि मैंने यहाँ एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए, एसिटिक एसिड के भी मैंने मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स लिए। एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा। अब एक खास बात यहाँ समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में क्या होता है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। ऑर्गेनिक एसिड्स, चाहे वो HCOOH हो, चाहे CH3COOH हो, इनके पास आपको बहुत सारे हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन, सबसे पहली बात यहाँ पे यही समझनी है, ये बहुत जरूरी बात समझनी है आपको, हाइड्रोजन कौन सा रिलीज होगा, हाइड्रोजन सिर्फ वही रिलीज होगा। आप यहां ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर और इधर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। सो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा रिलीज होगा, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन रिलीज होगा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो H+ आयन कहां से निकलेगा, सिर्फ OH आयन, सिर्फ OH आयन में से ही निकलेगा, सिर्फ वहीं से निकलेगा जहां जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर आप यहां ऑक्सैलिक एसिड देखें तो बताइए इसमें से कौन कौन से हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। हाँ जी, ये दोनों। ठीक है, दोनों ही H+ आयन रिलीज होंगे क्योंकि ये दोनों ही H+ आयन जो हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए सिर्फ यही दोनों हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे ऑक्सैलिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड में ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे एसिटिक एसिड में ये वाला हाइड्रोजन, सिर्फ यही रिलीज होंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उनका इलेक्ट्रॉन रख लेगा और उनको प्यार से बाय बाय कर देगा H+ आयन बना के। ठीक है, सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और चीज यहीं पे बता दूं इस पेज पे। अब एसिटिक एसिड का क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिया उसी की बात करूंगी। तो जब एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा और इसमें से H+ आयन निकलेगा, तो H+ आयन ये निकल गया और पीछे क्या बचा, CH3COO माइनस, ये दो टुकड़ों में बट गया। ये H+ निकलने के बाद H+ यहां से निकला, यहां से H+ निकला, तो पीछे क्या बच गया, CH3COO माइनस बच गया। तो इस आयन को हम बोलते हैं एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन। और ये तो H+ आयन है, क्या बच गया, एसिटेट आयन। कहां से आया, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से मिलने वाला आयन, मिलने वाला एनायन कहलाया एसिटेट आयन। क्या कहलाया, एसिटेट आयन। चलिए, अब इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम अगले पेज, पिछले पेज पे वापस चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीक एसिड का एग्जाम्पल ले रही थी और मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया एसिटिक एसिड। तो जब मैंने एसिटिक एसिड लिया और मैंने कहा कि मैंने आपसे 10 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के लिए हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के जब मैंने पानी में डाले तो आयोनाइजेशन होगा, यस होगा। ठीक है, एसिड है तो H+ आयन देगा। ठीक है, एसिड है तो H+ आयन देगा। मगर हम क्या देखते हैं, तो ये एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक एसिड जब आयोनाइज होता है, तो यहां से मुझे सिर्फ 2 ही H+ आयन मिलते हैं और 2 ही एनायन मिलते हैं। बाकी के 8 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एज इट इज मिल जाते हैं। यानी कि 10 में से सिर्फ 2 ही एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए। सो इसी को हम पार्शियल आयोनाइजेशन कहते हैं। HCl के केस में पूरे 10 के 10 आयोनाइज हो गए थे, जितना एसिड लिया था पूरा आयोनाइज हो गया था। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में, वीक एसिड के केस में जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए, बाकी एसिड अनआयोनाइज्ड ही वाटर में पड़ा रहा। राइट, सो यहां पे आप देखते हैं, इसी को हम कहते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन। आगे बात करते हैं। ठीक है, सो आगे की बात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, मैंने यहाँ 3 क्लासिफिकेशन दे दिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्या मैम कुछ गड़बड़ बोल दिया आपने, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? नो,
यही बात आपको सीखनी है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड होती है, इसका क्या मतलब होता है कि ये एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H प्लस आयन देगा। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज नंबर ऑफ H प्लस आयन्स रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज होता है। मतलब बहुत सिंपल है, नाम से थोड़ा सा लगता है कि बेसिसिटी कहाँ एसिड में लगा दी। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज नंबर ऑफ H प्लस आयन्स released per molecule of an acid। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके हिसाब से एसिड्स हो सकते हैं या तो मोनोबेसिक या फिर डाइबेसिक या फिर ट्राइबेसिक। ठीक है, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। मोनो का मतलब 1, बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ H प्लस आयन कितने दे रहा है। डाई का मतलब क्या होता है 2, बेसिक का मतलब क्या है कितने H प्लस आयन दे रहा है। ट्राई का मतलब होता है 3 और बेसिक का मतलब अगेन वही कितने H प्लस आयन दे रहा है। सो ऐसे एसिड्स मोनो बेसिक एसिड्स कहलाएंगे जो 1 H प्लस आयन दें। ऐसे एसिड्स जो 2 H प्लस आयन दें वो डाई बेसिक कहलाएंगे, और ऐसे एसिड्स जो 3 H प्लस आयन दें वो ट्राई बेसिक कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर लेते हैं मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, HCl, HNO3, एसिटिक एसिड CH3, COOH। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको जरूर से दिया है। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन है कि भाई इसमें 4 H हाइड्रोजन दिख रहे हैं पर देगा कितना, सिर्फ 1। 4 दिख रहे हैं मगर देगा कितना, सिर्फ 1। राइट, देन डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड्स कौन से हैं, जो 2 H प्लस आयन दें, H2SO4, देन COOH whole twice, then tribasic acid H3PO4। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपसे कुछ एसिड्स के नाम लिख दिए हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने सारे एक्सेप्शंस, सारे कंफ्यूजन्स जो होते हैं वो सब वहाँ पे भी डिस्कस किए हुए हैं। राइट, तो आई होप आप वो पहले ही देख चुके हैं, उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे आए हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। पहले तो हम देखें बेसिस क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या है बेसिस की, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस कैसे डिफाइन हुए, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन हुए, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। यस, बेसिस हमें कैसे डिफाइन करने हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस bases are those substances which when dissolved in water release OH minus ion। ठीक है, सो बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आप जब वाटर में डिसॉल्व करें तब वो OH आयन रिलीज करें। ठीक है, जिन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करें तब वो OH आयन रिलीज करें, वो सब्सटेंसेस बेसिस कहलाते हैं। चलिए, तो बेसिस का सबसे पहला क्लासिफिकेशन पे हम आ जाते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दे दूं? चलो, एग्जांपल तो आपने अब तक दे दिए होंगे, लाइक NaOH, KOH, CaOH whole twice etc। ठीक है, ओके, चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। सोर्स क्यों नहीं लिया, सवाल आ रहा होगा मन में। सोर्स में हमने क्या लिया था, एसिड्स के सोर्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो थे जो रॉक्स एंड मिनरल्स से ऑब्टेन हो रहे हो, और ऑर्गेनिक वो थे जो डेरिवेटिव्स हो हाइड्रोकार्बन्स के। तो बेसिस जो हैं वो तो डेरिवेटिव्स होते नहीं हैं हाइड्रोकार्बन्स के, इसीलिए यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन की बात नहीं करी है। ठीक है, कंसेंट्रेशन के बेसिस पे हम देखेंगे बेसिस कैसे होते हैं। या तो बेसिस कॉन्सेंट्रेटेड होंगे या फिर डाइल्यूट होंगे। अगेन कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मोर एसिड,
सॉरी मोर बेस लेस वाटर, ठीक है, और डाइल्यूट मतलब लेस वाटर मोर बेस, लेस वाटर मोर बेस। उल्टा लिख दिया मैंने? हाँ, बहुत बढ़िया, सेम ही लिख दिया है। लेस बेस मोर वाटर, ठीक है। ऑल राइट, सो कंसंट्रेटेड बेसिस क्या होते हैं और डाइल्यूट बेसिस क्या होते हैं, ये आपको एसिड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है। सो इसमें हम थोड़ा सा फास्टर चल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेसिस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस अगेन क्या होंगे, विच शो 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन। वीक बेसिस क्या होंगे, विच शो पार्शियल आयोनाइजेशन। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं एल्कलीज, आपको पता है, ठीक है। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज आर ऑल दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सो हम, अच्छा देखिए, मेटल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, मेटल्स बेस बनाते हैं, ठीक है। उनकी हाइड्रोक्साइड्स बेसिस होती हैं, लेकिन उनकी ऑक्साइड्स भी बेसिस होती हैं। सो मेटल्स जो हैं वो बेस बनाते हैं, लेकिन सारी मेटालिक ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं जिनकी ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व होती हैं, इसीलिए हम उन्हीं को अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 है जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स ही बेस अल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। बाकी सारे मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। सारी मेटालिक ऑक्साइड जो है, हम बेसिस की डेफिनेशन में यही कहते हैं, ऑल दोज ऑक्साइड्स, देखिए छोटी क्लासेस में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, करेक्ट, राइट। तो हाँ, यहाँ पे भी हम वही बात कह रहे हैं कि सारे मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, राइट। लेकिन सिर्फ कुछ मेटल्स की ऑक्साइड्स ही पानी में डिसॉल्व होती है, इसलिए हम उनको कहते हैं अल्कलीज, करेक्ट। सो ऑल मेटल्स और अल्कलीज आर बेसिस। स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं उन सबकी ऑक्साइड्स बेसिक है, चाहे वो ग्रुप 1 का हो, चाहे ग्रुप 2 का हो, चाहे ग्रुप 13 का हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो। मेटल अगर है तो उसकी ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, लेकिन सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स की ही ऑक्साइड्स जो हैं वो पानी में सॉल्युबल हैं, इसीलिए हम उनको अल्कलीज कहते हैं। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस वो हैं जो में हम अल्कलीज का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कुछ मेटल्स का, जैसे सोडियम की ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉरी, और जैसे मैं यहां सिर्फ 2 ही नाम लिख रही हूं, उतनी ही जगह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है 100% आयोनाइजेशन शो करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं, 100% आयोनाइजेशन शो करने वाले, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स। देन पार्शियल वीक आयोनाइजेशन, इनके अलावा सब, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावा सब। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें लिखूंगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस तो है लेकिन किसी मेटल का बेस नहीं है, ये एक केटायन का बेस है। अमोनियम आयन का बेस है जिसके अंदर सारे ही नॉन मेटल्स हैं। ये अकेला ऐसा, ये एक ऐसा केटायन है जिसके अंदर सारे ही नॉन मेटल्स से बना हुआ है, NH4OH, ठीक है। अगेन पार्शियल आयनाइजेशन का मतलब क्या है, अगेन जो कि क्या करे, जो कि 100% आयनाइजेशन ना शो करे। एग्जाम्पल और किसी मेटल का आप हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, किसी भी और मेटल का अदर देन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स, किसी भी मेटल का आप आयोनाइजेशन, सॉरी किसी भी मेटल का आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वो आपको पार्शियल आयनाइजेशन ही शो करेगा और वीक बेस का ही एग्जाम्पल होगा। तीसरा है ऑन द बेसिस इज, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। यस, अगर एसिड की बेसिसिटी थी तो बेस की क्या होगी, एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस। एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होती है, नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल of a base,
पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल, जैसे हमने पहले बात करी थी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं हम एसिड्स के केस में जो बात करी थी, राइट। सो इट इज एसिडिटी ऑफ अ बेस। आगे बढ़ते हैं। सो उसके हिसाब से एसिडिटी ऑफ अ बेस के हिसाब से बेसिस जो है वो मोनो एसिडिक हो सकते हैं, वो डाई एसिडिक हो सकते हैं, और वो ट्राई एसिडिक हो सकते हैं। ठीक है, मोनो एसिडिक बेसिस वो हो गए जो एक ही सिंगल, मोनो मीन्स वन, OH आयन एसिडिक, राइट, एक H प्लस आयन रिलीज करे। सारे मेटल्स जिनकी वैलेंसी 1 है वो एक ही OH आयन रिलीज करेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, देखिए आपने फॉर्मूला मेकिंग में ये पढ़ा था, उस फॉर्मूला मेकिंग को यहाँ यूज कर लीजिए। जिन जिन मेटल्स की वैलेंसी आपने 1 पढ़ी थी उन सबके पास एक ही OH आयन है। सिमिलरली डाई एसिडिक बेसिस कौन से हैं? ऐसे सारे मेटल्स जिनकी वैलेंसी 2 थी वो डाई एसिडिक बेस ही बनाएंगे, एटसेट्रा, राइट। और ऐसे सारे मेटल्स जिनकी वैलेंसी 3 थी वो ट्राई एसिडिक बेस ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा, राइट। ठीक है, चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। व्हाट इज द basicity of the following? चलिए टेक योर टाइम, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ और आप इनका आंसर दीजिए। चलिए, ये बोरिक एसिड, राइट। अब ये दिखने में तो H3BO3 दिख रहा है, ठीक है, 3 H प्लस दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसकी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस करी थी रिडॉक्स के अंदर। मैं फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। ये जो H3BO3 है, H3BO3, इसका स्ट्रक्चर बना के बात करते हैं। बोरॉन, एक OH, एक OH और एक OH, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। BOH होल थ्राइस भी से हम लिखते हैं, BOH होल थ्राइस भी हम इसे लिखते हैं, जिसे देख के अक्सर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये कोई बेस है, लेकिन ये एसिड है। कैसे? यहाँ पे जब ये वाटर के अंदर डालते हैं हम इसे, तब ये क्या करता है, इसका वाटर बोरॉन के हैं वेकेंट, इसकी जो ऑक्टेट है वो पूरी नहीं है। इसके देखिए, इसके आसपास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास अभी भी इसकी ऑक्टेट जो है वो पूरी नहीं है। ऑक्टेट पूरी ना होने के कारण यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ अटैच हो जाता है, BOH, OH और ये OH, और ये वाटर मैं यहाँ पे नीचे अटैच कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से ये वाटर जो है इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल अटैच हो गया है, यहाँ हो जाता है थोड़ा सा अनस्टेबल। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये H प्लस आयन रिलीज कर देता है और ये बनाता है BOH, OH, OH और OH होल 4, और यहाँ से एक H प्लस आयन रिलीज करता है
जिसको हम लिखते हैं BOH होल 4 माइनस और H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, सो यहाँ से दिखने में हमें बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, BOH होल थ्राइस दिख रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है अगर मैंने इसे H3BO3 भी लिखा है तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये 3 H प्लस देगा, लेकिन ये 1 H प्लस देता है, और वो भी कौन सा, अपना खुद का नहीं, किसका, वाटर का। ठीक है, किसका H प्लस रिलीज करता है, ये वाटर से H प्लस रिलीज करता है। सो ये है वो 1 H प्लस आयन। सो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई है, 1। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। नेक्स्ट बात करते हैं H3PO3 की, फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अगली। तो फॉस्फोरस H3PO4, H3PO3, H3PO2, often most confused and most deceptive। ठीक है, देखिए फॉस्फोरस, इसके स्ट्रक्चर बना के आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। OH OH OH, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें O OH OH और एक हाइड्रोजन। इसके स्ट्रक्चर्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, एक OH H और एक H। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हाइड्रोजन कौन सी रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन से रिलीज है सिर्फ वही हाइड्रोजन रिलीज होती है। कौन सी, जो ऑक्सीजन से रिलीज है सिर्फ वही हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो अब ये बात आप आराम से बता सकते हैं, यहाँ पे कितने H प्लस आयन रिलीज होंगे, यहाँ पे 3 H प्लस आयन रिलीज होंगे। कौन से वाले, 3 H प्लस आयन, ओ सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ 3 H प्लस आयन रिलीज होंगे, एक ये और एक ये। सो इसकी बेसिसिटी हो जाती है 3। इसके अंदर देखिए सिर्फ 2 ही H प्लस हैं, 2 ही हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, सो इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाती है 2। और इसके अंदर देखेंगे आप तो सिर्फ एक ही H प्लस है, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाती है 1। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ट्रिकी एंड मोस्ट कंफ्यूज्ड हैं, और बहुत ज्यादा इन्हीं में फंसाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इन क्वेश्चंस को, इस तरह के एसिड्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और इनको मैंने बहुत डिटेल में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और रीडॉक्स में इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच।